स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 5 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब बायोमैकेनिक्स होता क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स पैटर्न्स इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी एक एथलीट होता है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो स्पोर्ट्स को परफॉर्म कर रहा है, तो उस एक्टिविटी के अंदर जो भी उसकी मूवमेंट्स होती हैं, जो भी उसके पैटर्न्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी करना, एनालिसिस करना, इसी को बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। या फिर बोल सकते हैं स्टडी ऑफ बॉडी एज अ मशीन। ठीक है, मशीन को जिस प्रकार से हम देखते हैं, उसके सारे पार्ट्स को एनालिसिस करते हैं, तभी हम समझते हैं कि एक मशीन किस तरीके से काम करती है। इसी तरीके से बॉडी के सारी मूवमेंट्स को कैच करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, ताकि हम उसकी मूवमेंट को समझ पाएँ। अब बायोमैकेनिक्स होता क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ, मैकेनिक्स का मतलब फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब बायो में हमने पढ़ा, बायो तो हमने पढ़नी नहीं है। अब जो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें उसको थोड़ी सी साइंस पढ़ानी है, थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बताना है कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है। तो बायो का मतलब लाइफ, मैकेनिक्स का मतलब फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स की फील्ड में जो हमारी लाइफ है, लाइफ के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हैं, हमारे ह्यूमन पैटर्न्स हैं, उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करना स्पोर्ट्स के अंदर, उसी को बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कि जो हम मूवमेंट्स को कैच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट बात करते हैं असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स। अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की मूवमेंट को कैच करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसकी टेक्निक्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि आपको बॉल डालनी है और आपको बॉल डालने, अब हाथ आप क्या कर रहे हो, टेढ़ा घुमा रहे हो, तो अगर आप हाथ टेढ़ा घुमाओगे तो आपकी बॉल सही से नहीं जा पाएगी। तो उसी को देखना कि वो क्या मूवमेंट्स कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ताकि उसके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, उसकी टेक्निक को इंप्रूव कर सके। हेल्प्स इन इंप्रूविंग इक्विपमेंट। अब क्या होता है, अगर हम मूवमेंट को कैच करेंगे तो हमारे को इक्विपमेंट बनाने में भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। अब जैसे कि हमने इक्विपमेंट पहन रखे हैं, जैसे मैंने आपको सिर पे हेलमेट लगा रखा है, जैसे, तो क्या हुआ, सपोज बॉल आई और वो हेलमेट टूट गया, लेकिन इससे हमारे को ये पता चल जाएगा कि उस हेलमेट की क्वालिटी क्या है, बैड है। अब आगे से जो भी हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, कोई भी है, तो वो क्या करेगा, और अच्छे से हेलमेट को बना पाएगा। उसी टेक्निक की मदद से, उसी मूवमेंट को देख के, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, उस हेलमेट को डिज़ाइन करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इक्विपमेंट को भी इंप्रूव करने में मदद मिल रही है। नेक्स्ट, इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब जो बंदा सही से अपनी बॉल को नहीं फेंक पा रहा, या फिर कोई और दिक्कत है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में, तो वो अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को क्या कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जब हम ह्यूमन की सारी मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम उसकी जितनी भी बॉडी के मूवमेंट्स है, उनको क्या कर सकेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से हम उनको गाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है असिस्ट इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जब हम उनकी बॉडी की मूवमेंट्स को सही से सीख लेंगे, तो हम उनको सही से क्या कर पाएंगे, टीच कर पाएंगे, और हम खुद भी लर्निंग प्रोसेस को कर पाएंगे। नेक्स्ट, सपोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग इंजरी। अब जब जो हमारा इक्विपमेंट है, अगर उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी, मतलब वो अच्छी क्वालिटी का बिल्डअप होगा, तो हमारे को क्या है, इंजरी से भी प्रिवेंट होने में मदद मिलेगी। अगर हमारी टेक्निक, अगर हम सही से नहीं खेल रहे होंगे, तो बाई चांस बॉल हमारे मुंह पे आके भी लग सकती है, तो उससे भी हमारे को इंजरी हो सकती है। तो अगर हमारी टेक्निक सही होगी, तो हमारे को इंजरी होने में से भी खतरा कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब बहुत सारी तरीके की मूवमेंट्स होती है, जिनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इनके नेम जानते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, सरकमडक्शन, रोटेशन, अदर मूवमेंट। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ से आपके रिलेटेड है, आपको उसको पढ़ने में मजा आएगा और एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएंगे, आप जिसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फर्स्ट बात करते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब ये क्या होता है, एक सिंपल टाइप का मूवमेंट होता है, जो कि आपके जॉइंट में होता है। अब जैसे ये, ठीक है, ये अब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो आपको पता फील हो जाएगा, ये हमारे क्या है, जॉइंट। इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये ग्लाइडिंग मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मूवमेंट। अब ये क्या है, कोई भी टाइप का एंगल बनाना, वो किस में आता है, एंगुलर मूवमेंट में। अब जैसे मैंने ऐसे हाथ घुमाया, तो क्या है, ये मेरा एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, मेरा एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है फ्लेक्शन। अब जब हमारे एंगल मूवमेंट होती है, तो क्या आता है, फ्लेक्शन। अगर हमारा, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर अब इसके बीच में क्या है, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, ये मैंने करा डिक्रीज, तो ये क्या है, फ्लेक्शन। क्या है, फ्लेक्शन। अगर मैं इसी एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे मैंने हाथ को खोल दिया, इंक्रीज हो गया, तो ये क्या है, एक्सटेंशन। डिक्रीज करा तो फ्लेक्शन, इंक्रीज करा तो एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं एबडक्शन। अगर जो हमारा मिडल लाइन, ठीक है, अब जैसे ये, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये,
अगर मेरा एंगल ऐसे इंक्रीज हो रहा है मिडल लाइन से तो ये क्या है, एबडक्शन। अगर मैंने अपने एंगल को डिक्रीज कर लिया तो ये क्या है, एडक्शन। क्या है, एडक्शन। एक बार दोबारा से समझते हैं। अगर मैंने अपने एंगल को इंक्रीज कर लिया तो ये क्या है, एबडक्शन। अगर मैं अपने एंगल को डिक्रीज कर लिया तो ये क्या है, एडक्शन। इसको याद रखिएगा, ये मेनली पूछे जाते हैं। फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है और एडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकमडक्शन। अब ये क्या होता है, रेट ऑफ शोल्डर एंड हिप ओनली। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। अब ये जो हमारा एबडक्शन और एडक्शन होता है, ये मैंने आपको जैसे बताया हाथ में, और ये हमारी लेग में भी होता है। अगर हम लेग के एंगल को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, एबडक्शन। अगर हम लेग के एंगल को कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं सरकमडक्शन। ये क्या होता है, हमारे रेट ऑफ शोल्डर, ठीक है, एंगुलर मूवमेंट। अगर मैंने इस तरीके से मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ तो ये क्या है, मेरा एंगुलर मूवमेंट। क्या है, एंगुलर मूवमेंट। सरकमडक्शन इसी को बोलेंगे, क्या, सरकमडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, सारे तरीके से चारों तरफ से मैं एंगल को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे शोल्डर में हो सकता है और हिप में हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल मूवमेंट। अगर मैं रोटेशन ले रहा हूँ अपने सेंटर से, ऐसे रोटेशन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके की अदर मूवमेंट्स होती हैं जिनको हमारा जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, न्यूटन के क्या क्या लॉ ऑफ मोशन थे। फर्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है, अगर एक बॉडी रेस्ट में रहेगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना करें। ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई, जैसे अगर कोई बॉल है, अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या है, वो अपने आप ही मूव तो करेगी नहीं। अगर एक बाइक है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है, अगर हमने उस पर कोई फोर्स लगाया नहीं, हमने उसको चलाया नहीं, तो वो अपने आप ही क्या है, चलेगी नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ एसिलरेशन। इसका मतलब क्या है, चेंज इन एसिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने गाड़ी में देखा होगा, अगर हम जितना एसिलरेट, जो उसमें होता है ना एक एसिलरेट, हम जितनी ज़्यादा क्लच दबाएंगे, जितनी ज़्यादा रेस देंगे, उतनी तेज़ी से हमारी गाड़ी मूव करेगी। अगर हम जितनी कम रेस देंगे तो उतनी तेज़ी से हमारी गाड़ी मूव कम करेगी। ठीक है, उसके मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मान लो एक कोई भी बॉक्स है, अगर उस बॉक्स का वेट जितना मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो वो क्या होगा, मूव नहीं होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एसिलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, मास इंटू एसिलरेशन, जितना उसका मास है और एसिलरेशन जितना वो क्या हुआ, मूव हुआ, उसी को बोलते हैं हमने उतना फोर्स लगाया। ये था हमारा लॉ ऑफ एसिलरेशन। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैंने आपको चाटा मारा तो आपने मेरे को उल्टा चाटा मारा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई काम को हमने किया तो उसका हमारे को इफेक्ट भी देखने को मिला, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन। तो ये थे हमारे न्यूटन के 3 लॉ। ठीक है, जिसको आपको समझना जरूरी है और समझ आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अ लेफ्ट एंड राइट इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन। ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा चैप्टर 5th। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने आगे फ्रेंड्स वगैरह को सबको शेयर करिए ताकि सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके और CUT का एग्ज़ाम को वो अच्छे से क्रैक कर पाएँ। थैंक यू।